हेलो एवरीवन। क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बारे में जाना था। फिर हमने ये समझने की कोशिश की थी कि आखिर चुनावों की ज़रूरत क्यों है, जिसमें हम लोगों ने यह पढ़ा या जाना कि मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। जैसे वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, या वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं, यानी कंडीशंस ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। सो चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के लिए हमारे लिए क्या पैमाने हैं। पिछले अध्याय में इस सवाल पर हमने हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहाँ अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण देखे थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए वहाँ के सीखे सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए ज़रूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। तो चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं? तो पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो। कहने का मतलब कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक, जैसे हमारे भारत देश में हर नागरिक, चाहे वह 18 वर्ष या उसके ऊपर का हो, उसे मतदान देने का अधिकार है। चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, रंग, नस्ल, भेद किसी से भी ताल्लुकात रखता हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि उसकी उम्र 18 या उससे ऊपर है तो वो मतदान कर सकता है। और हर किसी के मत का समान मोल हो, यानी हर नागरिक की, हर सिटीजन की जो वोट की वैल्यू है वो इक्वल मानी जाएगी। यह नहीं देखा जाएगा कि फलाना नागरिक किसी छोटी जाति का है तो उसकी वोट की वैल्यू कम हो गई, या फलाना नागरिक किसी ऊंची जाति का है तो उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा हो गई। इस तरह की कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं होगी। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हों, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। यानी नागरिक जिस पार्टी को चाहे उस पार्टी को वोट दे सकते हैं। जिस नागरिक को लगता है कि कोई पार्टी अगर एक अच्छे मोरल पर काम कर रही है तो वो स्वेच्छा से उसे वोट कर सकता है, उसके पास विकल्प मौजूद होते हैं। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में ज़रूर कराए जाने चाहिए। यानी एक बार इलेक्शन होने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल लीडर हमेशा के लिए सत्ता में नहीं बना रहना चाहिए। जैसे हमारे भारत देश में हर 5 साल पर चुनाव होते हैं। कहने का मतलब कि हर 5 साल पर एक चुनाव हो और पॉलिटिकल पार्टी के किए गए काम के अनुसार जनता ये निर्धारित करे कि अगला उम्मीदवार या अगला विजेता कौन होगा। चौथा, लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। यानी लोग अपने मर्जी से जिस पॉलिटिकल पार्टी को जिताना चाहते हैं उसी वही पार्टी जीते। यानी कि जो वोट की, जो किसी पार्टी की जो जीत है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, वह जनता के वोट द्वारा तय होनी चाहिए। और पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। यानी चुनाव में किसी भी तरह के गलत तरीक़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह निष्पक्ष होना चाहिए, जिसमें वास्तव में जनता ने जिसे बहुमत से वोट दिया हो वही पार्टी सत्ता में आनी चाहिए। इसमें कोई भी गलत तरीक़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये शर्तें बहुत आसान
और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां के चुनावों में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। आइए हम अपने नोट्स में देखते हैं। कंडीशंस ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन: एवरीवन शुड हैव राइट टू वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, यानी हर नागरिक को मतदान देने का अधिकार होना चाहिए और हर वोट की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स, यानी कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी चुनाव इलेक्शन कंटेस्ट करा सकती है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कैंडिडेट को बिना किसी भेदभाव के उसे अपना उम्मीदवार मान सकती है और वोटर्स को किसी भी पार्टी को वोट देने की फुल चॉइस होती है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी हर नियमित समय पर, तय समय पर पुनः मतदान या पुनः चुनाव होने चाहिए। द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, और वही कैंडिडेट या वही पॉलिटिकल पार्टी विजय होनी चाहिए जिसे जनता ने वास्तव में चुना है, यानी जिसकी वोट जनता ने बहुमत से दी है वही पार्टी जीतनी चाहिए। और इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर, और जो चुनाव होने चाहिए वो बिल्कुल निष्पक्ष और सही तरीके से होने चाहिए, इसमें किसी डर्टी ट्रिक्स यानी गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशंस हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन के जो किसी भी इलेक्शन में फुलफिल होने ज़रूरी हैं। अगला हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल कंपटीशन, यानी कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। तो हम लोग इसमें यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है या गलत चीज़ है। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इलेक्शंस आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, कि जो चुनाव हैं वह इसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का ही नाम है, यानी वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ जब चुनाव में खड़ी होती हैं लेकिन जीतता कोई एक ही है। यही हमारी इलेक्शन की खूबसूरती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करा सकती है लेकिन जीतने वाला उम्मीदवार या जीतने वाली पॉलिटिकल पार्टी बस एक ही हो सकती है, इसीलिए इलेक्शन कंडक्ट या इलेक्शन कंटेस्ट कराए जाते हैं। इफ़ देयर विल बी नो कंपटीशन इलेक्शंस विल बी पॉइंटलेस, और अगर ये कंपटीशन नहीं होगा तो यहाँ पर कंपटीशन का मतलब क्या? तो कंपटीशन का मतलब कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो वास्तव में जनता के लिए अच्छे काम कर रही हो, जनता के हित में काम कर रही हो, देश के बारे में सोच रही हो, वही पार्टी विजयी होती है और होनी भी चाहिए। तो अगर ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होगा तो फिर चुनाव महत्वहीन होगा, उसको कंटेस्ट कराने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन के डिमेरिट्स क्या हैं, यानी चुनावी प्रतिद्वंदिता के क्या क्या खामियां हैं। पहला, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी, यानी पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो एकता में फूट डालने का काम करती है। आइए इसे समझते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक समाज में, हम एक समाज का उदाहरण लेते हैं, छोटा सा उदाहरण। ये ज़रूरी नहीं कि एक समाज में रहने वाले सभी लोग किसी एक ही पॉलिटिकल पार्टी के मोरल्स को फॉलो करते हों। हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है। तो मान लेते हैं कि समाज में 100 लोग रहते हैं, उस 100 लोग में अगर 10 लोग किसी और पार्टी को प्रेफर करते हों, अगले 10 किसी दूसरे पार्टी को प्रेफर करते हों, तो इससे क्या होगा कि वो एक गुट बन जाएगा, यानी उनमें यूनिटी नहीं रह जाएगी। जब भी वो मिलकर पॉलिटिक्स पर बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर बात करेंगे, इलेक्शन पर बात करेंगे, तो वो आपस में बहस करना शुरू कर देंगे और यह हमेशा साबित करने की कोशिश करेंगे कि उनकी ही चुनी हुई पार्टी दूसरे से अच्छी क्यों है, यानी वो अगले पार्टी को हमेशा गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। तो इससे कभी भी एक दूसरे में यूनिटी की भावना या एकता की भावना नहीं आएगी। उन्हें हमेशा ये लगेगा कि फलाना व्यक्ति दूसरे पार्टी को सपोर्ट करता है, यानी वो मेरे विचारों से मेल नहीं खाता। इस तरह की भावना लोगों के मन में आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज्ड डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या उम्मीदवार हैं वह प्रायः गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं चुनाव को जीतने के लिए।
गलत तरीक़ों का इस्तेमाल का मतलब कि वो पैसे ऑफ़र कर देते हैं या कुछ असामाजिक खाने पीने की चीज़ों लोगों को ऑफ़र कर देते हैं ताकि लोग बस इन चीज़ों से भ्रमित होकर उनके पक्ष में मतदान कर दे, उनके पक्ष में वोट दे दे। तीसरा, द प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट्स डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ टू बी फॉर्मुलेटेड। अब चूँकि हमने ये देखा, जैसे हमारे भारत देश में ही या जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, सब में जो इलेक्शन है वो हर तय सीमा पर होते हैं। जैसे हमारे भारत देश में हर 5 साल पर इलेक्शन कंटेस्ट कराए जाते हैं। यानी कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी विजयी होती है तो उसके मस्तिष्क में, उसके मन में हमेशा यह दबाव बना होता है कि वह हमेशा के लिए विजयी नहीं हुआ, वह 5 सालों तक ही शासन कर सकता है। अगले 5 सालों के बाद फिर चुनाव होंगे और वहाँ पर उसे साबित करना होगा कि उसने जनता के लिए अच्छे काम किए। तो इसमें क्या होता है कि उनके ऊपर इतना दबाव होता है कि वो किसी भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर काम नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म पॉलिसी का मतलब कुछ ऐसी नीतियाँ जिनको इम्प्लीमेंट होने में सपोज़ तकरीबन 7-8 वर्षों का वक्त लगता हो। यानी सरकार ने अगर किसी नीति को अभी लागू किया है तो उसके परिणाम आने में 7-8 वर्षों का समय लग जाए, लेकिन जो इलेक्शन है वो तो 5 सालों में ही हो जाएंगे। तो हो सकता है कि जनता सरकार की लागू की गई उस नीति को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए और उस नीति के वजह से ही जो सरकार है वो हार जाए, जो पार्टी है वो अगले इलेक्शन में हार जाए। इस वजह से, इस दबाव के वजह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी को सही तरीके से फॉर्मुलेट नहीं कर पाती है। Some good people who may wish to serve the country do not enter in this arena because they do not like the idea of being dragged into unhealthy competition. कुछ अच्छे लोग भी हैं जो समाज का भला करने की नीयत से, देश का भला करने की नीयत से या सेवा करने की नीयत से इस सेवा करने की नीयत रखते हैं, लेकिन फिर भी वो पॉलिटिक्स में एंटर नहीं होना चाहते, वो राजनीति में एंटर नहीं होना चाहते, क्योंकि इतने जो डर्टी ट्रिक्स होते हैं चुनाव को जीतने के लिए, या दूसरी जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं वो अगले पार्टी को हराने के लिए जिन जिन हथकंडों का इस्तेमाल करती है, तो से जो फेयर और हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए ये काफ़ी अनहेल्दी हो जाता है। इस वजह से बहुत सारे अच्छे लोग जिनको वास्तव में राजनीति में होना चाहिए वो राजनीति में आ नहीं पाते, क्योंकि वो इन अनहेल्दी इन्वायरमेंट से दूर रहना चाहते हैं, वो इसमें उतरना नहीं चाहते। ये तो हुई डिमेरिट्स। अब आते हैं इसके अच्छे गुणों की तरफ कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के अच्छे गुण क्या हैं, उनके मेरिट्स क्या हैं। इट सेट अप अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवार्डेड इन द फॉर्म ऑफ विनिंग इलेक्शन फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश्ड इन द फॉर्म ऑफ लूजिंग इलेक्शन फॉर नॉट डूइंग सो। कि ये एक ऐसी प्रणाली को सेटअप करता है जहाँ पर जो राजनीतिक लीडर होते हैं उन्हें रिवार्ड किया जाता है, यानी कि इलेक्शन में अगर उन्होंने जनता के लिए अच्छा काम किया है, वास्तव में जनता ने उन्हें जिस काम के लिए विजयी बनाया था उन्होंने वही काम किया, तो अगले चुनाव में उनकी जीत होगी तो उन्हें रिवार्ड मिलेगा या उन्हें दंड मिलेगा। दंड का मतलब कि अगर जिस काम के लिए जनता ने उन्हें सत्ता में बैठाया था, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगले चुनाव में उनकी हार हो जाएगी। दूसरा, द डिसीजन मेकर इन दिस कंपटीशन इज़ द पीपल। कि जो निर्णायक होते हैं इस प्रतिद्वंदिता में वह लोगों के हाथ में होती है, यानी मतदाता के हाथ में होती है कि वो किसे विजयी बनाए और किसे विजयी न बनाए। सो इफ़ ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ मोटिवेटेड only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. इसलिए अगर कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो कि सिर्फ शक्ति पाने के लिए सत्ता में आना चाहता है, तो भी सत्ता में बने रहने के लिए
न चाहते हुए भी उसे जनता की सेवा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यदि वो जनता की सेवा नहीं करेगा तो अगले चुनाव में जनता उसे मत नहीं देगी, अपना वोट नहीं देगी और वह इलेक्शन हार जाएगा। तो ये मेरिट्स हैं पॉलिटिकल कंपटीशन के। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जानने और समझने की कोशिश की कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या है। तो आइए, इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज़ है? चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से ही यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों के हित किन चीज़ों में है, तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना कैरियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम न हो कि यह काम कैसे किया जाता है। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हों उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही न बैठे। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वाले को दंड मिले। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं, मतदाता करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है। नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन यदि वे अपने काम काज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले में संभव है कुछ भेदभाव पनपें और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हों, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की
सेवा के लिए बाध्य होते हैं। तो यहाँ पर हमने यह समझने की कोशिश की कि चुनावी प्रतिद्वंदिता क्या है और यह अच्छी है या बुरी है, जिसमें हमने दोनों पक्षों के बारे में जाना और समझा, और हम इस निष्कर्ष पर आए कि भले ही चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ डिमेरिट्स हैं, लेकिन बावजूद इसके एक यही तरीका है जिससे निष्पक्ष ढंग से यह फैसला हो सकता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को या किस राजनीतिक दल को हमारी सत्ता में आने की ज़रूरत है, जो देश के हित में काम कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में चुनावी प्रणाली क्या है, यानी भारत के चुनावी प्रणाली के तरीके को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।